नमस्कार देवी और सज्जनों, हेलो फ्रेंड्स। वास्तु अजीत चैनल पे मैं अजीत जाधव सिविल इंजीनियर आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज मैं भूखंड पर सोमसूत्र दश देवता पूजन स्थान के बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदार और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। अंत में मैं आपको संस्कृत सोमसूत्र देवता सुवर्णतार मंत्र और उसका हिंदी अर्थ बताऊंगा। चलो प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं। भूखंड पर सोमसूत्र दश देवता पूजन स्थान। ड्राइंग नंबर 1 में दिखने वाला आपका भूखंड यानी प्लॉट आयताकार है। भूखंड को पूरब की ओर एक ही 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। दक्षिण की तरफ जाने वाली गाड़ी पक्का डामरी रास्ता दर्शाती है। प्लॉट की लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। भूखंड पर मध्य पूर्व, मध्य पश्चिम, मध्य उत्तर और मध्य दक्षिण ये 4 मुख्य दिशाएं लिखी गई है। भूखंड पर ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य ये 4 उपदिशाएं लिखी गई है। उपदिशाएं हमेशा तिरछी ही लिखनी चाहिए क्योंकि वो 45 अंश में होती है। 1 डिग्री के भी फर्क से उनका मूल स्थान बदलता है। जैसे कि 44 अंश पे उत्तर ईशान्य उपदिशा होती है, 45 डिग्री पे सिर्फ ईशान्य होती है और 46 डिग्री पे पूर्व ईशान्य उपदिशा बन जाती है। इसलिए डिग्री यानी अंश को समझना बहुत ही जरूरी है। इस प्लॉट को ईंट और आरसीसी का कंपाउंड बना के बंदिस्त किया गया है। बंदिस्त प्लॉट में ही वास्तु पुरुष का निवास होता है। भूखंड की चारों दिशा में काले रंग का परमानेंट कंपाउंड दिखाया गया है। उसे सिर्फ पूर्व ईशान्य दिशा में एक गेट रखा गया है जो 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। ड्राइंग नंबर 2 में हम शासन नियम अनुसार चारों दिशाओं को खुली जगह छोड़ने वाले हैं। मुख्य रास्ते की तरफ यानी पूरब की दिशा में आपको 7 मीटर खुली जगह छोड़नी है। पश्चिम दिशा की ओर 6 मीटर खुली जगह छोड़नी है। उत्तर दिशा की ओर 6 मीटर खुली जगह छोड़नी है। दक्षिण दिशा की ओर 5 मीटर खुली जगह काफ़ी है। शासन के प्रशासन के नियम नगर पालिका, महानगर पालिका के अनुसार बदलते रहते हैं। सिविल इंजीनियर की भाषा में उसे सेटबैक डायमेंशंस कहते हैं। इन सभी नियमों का पालन करने पर ही मकान के नक्शे को मंजूरी मिलती है। If setback dimensions are correct, then the building plan sanctioned by Town Planning Department of a state or central government। हमारे देश में कार की लंबाई 4 मीटर तक होती है, इसलिए रास्ते की ओर कम से कम 4.5 मीटर जगह छोड़नी चाहिए ताकि हमारा वाहन या कार कंपाउंड में मकान के सामने आराम से पार्क हो सके। अगर मकान में आग लग गई तो फायर फाइटिंग के लोग आकर आग को बुझाते हैं। उनका अग्नि प्रतिबंधित पानी से भरा हुआ टैंकर अंदर आता है और मकान में रहने वाले लोगों के जान माल की रक्षा करता है। इसलिए मकान या बंगलों की चारों दिशाओं को खुली जगह छोड़ना अनिवार्य माना जाता है। मजेंडा कलर में दिखाई देने वाला आपका मकान, बंगला 9 मीटर लंबा और चौड़ा बनेगा। बिल्डिंग लेबर की भाषा में मकान की लंबाई और चौड़ाई 29 फीट 6 इंच है। इसे प्रपोज्ड बंगलो के नाम से दर्शाया गया है। ड्राइंग नंबर 3 में हम 81 वास्तुपीठ देवता सुवर्ण रेखांकन से उनका संरक्षण और अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने वाले हैं। वास्तु पुरुष की इस औंधी लेटी हुई अवस्था में भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को 9/9 भागों में बांटा जाता है
तो इस भूखंड के 81 भाग बनते हैं, यानी हर भाग का चौकोन 1 मीटर लंबा और चौड़ा बनेगा। हर चौकोन को हमने 1 से 81 तक के अंक प्रदान किए हैं। ईशान्य उपदिशा में 1 अंक लिखते हैं और आग्नेय उपदिशा की ओर लिखते जाते हैं। वायव्य उपदिशा से लिखते हुए नैऋत्य उपदिशा में 81 अंक लिखकर समाप्त करते हैं, यानी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। इन्हें वास्तुशास्त्र में पद या स्थान कहते हैं। ये पद शिक्षादि देवताओं का संरक्षण और अधिकार क्षेत्र निर्धारित करते हैं। वास्तु पुरुष की कल्पना भूखंड में एक ऐसे ऊंचे मुंह पड़े पुरुष के रूप में की जाती है जिसमें उसका मुंह ईशान कोण में और पैर नैऋत्य कोण की ओर होते हैं। उनकी भुजाएं और कंधे वायव्य कोण और आग्नेय कोण की ओर मुड़ी हुई रहती है। जिस पद पर जो देवता वास्तु पुरुष के साथ हुए युद्ध में स्थानापन्न होता है, उस पद पर निवास करता है, उन्हीं के अनुसार उस पद का प्रयोग करने को कहा जाता है। वास्तुशास्त्र में इसे ही 81 पद वाला वास्तु पुरुष मंडल कहा जाता है। निवास के लिए गृह निर्माण में 81 पद वाले वास्तु मंडल का विन्यास और पूजन किया जाता है। समरांगण सूत्रधार, विश्वकर्म प्रसाद आदि संस्कृत ग्रंथों में इसका विस्तृत वर्णन है। आइए सोमसूत्र देवताओं के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल से जानते हैं। ड्राइंग नंबर 4 में हम सोमसूत्र देवता रेखांकरण निर्धारित करने वाले हैं। हमारा मकान चौरस आकार है, इसलिए सोमसूत्र देवताओं के अधिकार में 81 चौरस मीटर क्षेत्र आता है। अब हमें नैऋत्य कोण से वायव्य कोण की ओर लिखते जाना है। 11वें रेखा पर ओम हिरण्यायै नमः देवता विराजमान है। 12वें रेखा पर ओम सुव्रतायै नमः देवता का वास है। 13वें रेखा पर ओम लक्ष्म्यै नमः देवता अधिष्ठित है। 14वें रेखा पर ओम विभूत्यै नमः देवता का निवास है। 15वें रेखा पर ओम विमलायै नमः देवता बैठी है। 16वें रेखा पर ओम प्रियायै नमः देवता का राज है। 17वें रेखा पर ओम जयायै नमः देवता विराजमान है। 18वें रेखा पर ओम ज्वालायै नमः देवता अधिष्ठित है। 19वें रेखा पर ओम विशोकायै नमः देवता का निवास है। 20वीं रेखा पर ओम इडायै नमः देवता का राज है। इस तरह आग्नेय उपदिशा से ईशान्य उपदिशा को लिखकर समाप्ति करनी चाहिए, यानी सोमसूत्र देवता दक्षिण से उत्तर की ओर प्रस्थान करते हैं। एक ही प्रतल में स्थित परंतु प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। इसलिए सोमसूत्र देवता सुवर्ण रेखांकरण समांतर रेखाएं हैं। ड्राइंग नंबर 5 में हमें वास्तु पुरुष सहित वास्तुपीठ सोमसूत्र देवता सुवर्ण रेखांकरण दिखाई देता है। रेखांकरण यानी लाइन वास्तव में सीधी रेखा बिंदु के साथ प्राथमिक ज्यामिति की एक मूल अवधारणा है। 5 प्रकार की रेखाएं होती है। क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन, विकर्ण रेखा यानी डायगोनल लाइन, घुमावदार रेखा अर्थात कर्व्ड लाइन और टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं मतलब जिगजैग लाइंस। उन्हें उनके अभिविन्यास के आधार पर परिभाषित किया जाता है और कोण यदि कोई है तो उनके बीच का गठन। उन्हें संस्कृत में सोमसूत्र, अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल लाइन, गणित में एक्स एक्सिस, हिंदी में क्षितिज अक्ष और मराठी में आडवी रेखा के नाम से जाना जाता है। निर्देशक अंग
किसी समतल को 2, 4 ऐसे समान भागों में बांटता है। निर्देशक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जो शून्य यानी अनंत दर्शाता है। सोमसूत्र देवताओं की संख्या 10 है। ये मकान की चौड़ाई के नाप में समान अंतरों में बंटते हैं। सोमसूत्र देवताओं का अधिकार और कार्यक्षेत्र रेखा के ऊपर निर्भर होता है। ड्राइंग नंबर 6 में हमें वास्तु पुरुष सहित वास्तुपीठ, ब्रह्मसूत्र और सोमसूत्र देवता सुवर्ण रेखांकरण दिखाई देते हैं। ब्रह्मसूत्र और सोमसूत्र देवता सुवर्ण रेखांकरण की संख्या 20 है। सोमसूत्र देवता अपने अधिकार क्षेत्र में शक्तिशाली और बलशाली होते हैं। इसलिए भारतीय वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर, बंगला ऐसा बनाओ कि सभी सोमसूत्र देवताओं को वास्तु और भवन के बीच उनका सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो, उन्हें उनका निर्धारित क्षेत्रफल यानी एरिया मिले। यहाँ नाप यानी मेजरमेंट का बहुत ही बड़ा महत्व है। अब सुनिए सोमसूत्र देवता सुवर्ण तार मंत्र। ओम विशन्तु भूतले नागाः लोकपालाश्च सर्वशः अस्मिन् गृहे वतिष्ठन्तु आयुर्बलकराः सदा। अर्थात गाय के गोबर का लेप हमें भूमि पर लगाना है। शेष नाग ने अपने मस्तिष्क पर पृथ्वी धारण की है, इसलिए शेष नाग को हर भूखंड का लोकपाल भी कहते हैं। गृह मकान के नींव का पत्थर यानी फाउंडेशन स्टोन की प्रतिष्ठा करते वक्त सोमसूत्र देवताओं की सोने की तार से उसी संस्कारित जमीन पर उत्तराभिमुख प्रतिष्ठापना करनी चाहिए। भूखंड पर सुवर्ण रेखांकरण करना चाहिए। इसकी फलश्रुति से मकान में निवास करने वालों की सदा आयु बढ़ती है। पुरुषार्थ शक्ति और कार्य सिद्धि के लिए बल प्राप्ति होती है। इस विषय के टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन या क्यूरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए प्रभु की कृपा से खुश रहिए, सिद्धि, समृद्धि और सफलता पाइए।